अक्सर ये सवाल मन में आता है ना कि भाई कौन सा स्टॉक खरीदें। तो आज हम स्टॉक एनालिसिस को इतना आसान बना देंगे, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, कि ये सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सवाल शायद हर नए इन्वेस्टर के मन में आता है, पर चिंता मत कीजिए, इस सेशन के खत्म होने तक एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा जिससे इसका जवाब खुद ढूंढा जा सकता है। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम देखेंगे कि एनालिसिस के दो रास्ते कौन से हैं, फिर कुछ जरूरी फाइनेंशियल नंबर्स को समझेंगे, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल भी देखेंगे, और आखिर में हम बात करेंगे कि कैसे अपनी रिसर्च खुद की जा सकती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में कोई भी फैसला हो, वो आखिरकार दो बेसिक सवालों पर ही आकर टिकता है। इसको ना एक सिंपल तरीके से समझते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस ये पता करने जैसा है कि कार का इंजन कितना दमदार है, क्या गाड़ी मजबूत बनी है। और टेक्निकल एनालिसिस वो ये बताता है कि क्या अभी कार खरीदने का सही टाइम है। तो आज हम गाड़ी के इंजन पर फोकस करेंगे, यानी फंडामेंटल एनालिसिस पर। तो सवाल ये उठता है कि ये कैसे पता लगाया जाए कि किसी कंपनी का इंजन, मतलब उसका बिजनेस, वाकई में मजबूत है या नहीं। चलिए इसे समझने के लिए एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एडमिशन के लिए एक अच्छा स्कूल चुनना है। अब कोई भी ऐसे ही तो किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं ले लेता है ना, पहले ठीक से रिसर्च करते हैं कि क्या क्या खूबियां हैं। बस यही लॉजिक कंपनियों पर भी फिट बैठता है। तो फिर एक कंपनी के लिए ये अच्छे टीचर और मजबूत सिलेबस क्या हुए? ये सब कुछ उसकी फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में है, और इसे नापने के लिए हमारे पास कुछ खास नंबर्स होते हैं। और ये स्लाइड बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उन 4 की इंडिकेटर्स को एक जगह दिखाती है जिनकी हम बात करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि कंपनी कितना प्रॉफिट बना रही है आरओसीई और आरओई से, और क्या उसकी कीमत सही है, ये पता चलेगा पीई और पीबी रेशियो से। शुरू करते हैं आरओसीई से। सीधा सा मतलब है कंपनी अपने पास मौजूद हर एक रुपए से कितना पैसा बना पाती है, चाहे वो पैसा उसका अपना हो या फिर कर्ज का। बिल्कुल इसी तरह आरओए सिर्फ इस बात पर फोकस करता है कि शेयर होल्डर्स के लगाए हुए पैसे से कितना मुनाफा बन रहा है। तो यहां पर एक जरूरी बात है, आरओसी और आरओई दोनों के लिए ही अगर आंकड़ा 15% से ज्यादा हो तो उसे आमतौर पर एक अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी का साइन माना जाता है। हाँ, ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि ये नियम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री थोड़ा बदल सकता है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं। अब ये भी तो देखना पड़ेगा कि क्या उसका शेयर प्राइस खरीदने लायक है, मतलब कहीं वो महंगा तो नहीं। यहां काम आता है पीई रेशियो। ये हमें बताता है कि कोई स्टॉक अपनी कमाई के हिसाब से सस्ता है या महंगा। पर एक मिनट, ज्यादा पीई हमेशा खराब नहीं होता। कई बार इसका मतलब ये भी होता है कि इन्वेस्टर्स को लगता है कि कंपनी फ्यूचर में बहुत तेजी से ग्रो करेगी। और ये जो कहावत है ना, ये बिल्कुल सटीक बैठती है कि सिर्फ कम दाम देखकर ये नहीं कह सकते कि चीज सस्ती है। असली वैल्यू तो इस बात में है कि उस दाम में मिल क्या रहा है। एक ज्यादा कीमत वाला स्टॉक भी सस्ता हो सकता है अगर वो वैल्यू ज्यादा दे रहा हो। अब बात करते हैं पीबी रेशियो की। ये रेशियो कंपनी के शेयर प्राइस को उसकी बुक वैल्यू से कंपेयर करता है। बुक वैल्यू मतलब अगर आज कंपनी अपना सारा सामान बेच दे और सारे कर्ज चुका दे तो उसके पास क्या बचेगा। तो पीबी रेशियो एक तरह से ये सवाल पूछता है कि क्या हम कंपनी की असल संपत्ति के लिए सही दाम दे रहे हैं। चलिए अब इन सारे नंबर्स को एक्शन में देखते हैं। एक ही इंडस्ट्री की दो कंपनियों का रियल वर्ल्ड कंपैरिजन करते हैं। तो यहां देखिए, अपोलो टायर्स का पीई और पीबी रेशियो दोनों ही कम है, मतलब इन्वेस्टर्स उसकी कमाई और असेट्स के लिए कम पैसे दे रहे हैं। और दूसरी तरफ उसकी प्रॉफिटेबिलिटी यानी आरओसीई और आरओई ज्यादा है। तो कम दाम और ज्यादा मुनाफा, ये कॉम्बिनेशन साफ साफ इशारा कर रहा है कि इस वक्त अपोलो एक बेहतर वैल्यू दे सकता है। पर एक बात याद रखनी है, यहां मकसद ये बताना नहीं है कि कौन विनर है। असली मकसद है इस कंपैरिजन के प्रोसेस को समझना। ये तो बस एक एग्जाम्पल था। और ये सब हमें सबसे जरूरी पॉइंट पर लेकर आता है, दूसरों पर निर्भर रहने की जगह खुद को इतना काबिल बनाना कि अपने फैसले खुद ले सकें। इस पूरे प्रोसेस को एक फनल की तरह सोच सकते हैं। आप हजारों कंपनियों से शुरू करते हैं, फिर कुछ फिल्टर लगाते हैं, और आखिर में आपके पास कुछ गिनी चुनी मजबूत कंपनियां बचती हैं जिन पर और रिसर्च की जा सकती है। क्योंकि आखिर में इन्वेस्टिंग में कामयाबी टिप्स से नहीं मिलती, वो मिलती है मेहनत करके अपनी समझ और अपना ज्ञान बनाने से, ताकि अपने फैसले खुद लिए जा सकें।
तो सवाल अब ये है कि अगला इन्वेस्टमेंट किसी टिप के आधार पर होगा या अपनी खुद की रिसर्च पर। क्योंकि याद रखिए, असली फाइनेंशियल आज़ादी तब शुरू होती है जब रिसर्च अफवाहों की जगह ले लेती है।